सो हेलो हेलो हेलो, वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आप सबका टू दिस रिवीजन सेशन ऑफ एस ए 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। द बेस्ट पार्ट अबाउट आवर रिवीजन इज ना ही हम इस रिवीजन में सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जो भी आईसीआई के तड़कते भड़कते क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, वो भी हम रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो आप अपने नोट्स और क्वेश्चन बैंक लेकर रेडी हो सकते हो एंड लेट्स बिगिन विद दिस रिवीजन। सबसे पहले सर बात करते हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होता क्या है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज नथिंग बट अ रिटर्न स्टेटमेंट जो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ऑडिटर को देती है। सो इट इज अ रिटर्न स्टेटमेंट बाय द मैनेजमेंट टू द ऑडिटर दो चीजों के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल टू कंफर्म सर्टेन मैटर्स और टू सपोर्ट द अदर एविडेंस। सर क्या क्या मैटर्स कंफर्म कर सकते हैं, तो मुझे बताओ अब तक हमने कौन कौन से एसेज में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले सर पढ़ा था ऐसे 450 में मैनेजमेंट कंफर्म करती है कि जो भी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है वो इमटेरियल है। ऐसे 500 में हमने सपोर्ट किया था ओरल इंक्वायरीज को। कैसे? जो भी ओरल इंक्वायरीज थी उसके लिए क्या लिया था? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन यानी रिटर्न रिस्पॉन्स। 501 में मैनेजमेंट ने क्या कंफर्म किया था कि जितनी लिटिगेशन एंड क्लेम्स डिस्क्लोज करी है सब कंप्लीट है। 560 में उन्होंने क्या कंफर्म किया था? जो इवेंट्स है जिनका एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है दीज आर एडजस्टेड एंड डिस्क्लोज्ड। एंड 570 में उन्होंने कंफर्म किया था अबाउट देयर प्लान्स एंड देयर फीजिबिलिटी। तो हम सबको ये बात पक्का अच्छे से पता है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस आर द रिटर्न स्टेटमेंट्स टू कंफर्म सर्टेन मैटर्स और टू सपोर्ट द अदर ऑडिट एविडेंस। अब सर एक बात बताओ, क्या जो कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देती है वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है? नहीं। उसके अंदर जो असर्शन है क्या वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है? नहीं। जो बुक्स एंड रिकॉर्ड्स है क्या वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है? नहीं। तो याद रखना रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस डोंट इंक्लूड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, असर्शंस देयर इन एंड बुक्स एंड रिकॉर्ड्स। अब एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं बैलेंस शीट में इतने आइटम्स आ रहे हैं, पीएनएल में इतने आइटम्स आ रहे हैं, क्यों इनको चेक करने का झंझट उठाना? चुपचाप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं मैनेजमेंट से कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक बने हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक बने, बाकी एविडेंस क्यों कलेक्ट करना? मैंने कहा ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज अ नेसेसरी एविडेंस बट नॉट अ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। तो भले ही मैनेजमेंट ने आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दी हो, इट डज नॉट अफेक्ट द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट एविडेंस दैट द ऑडिटर ऑब्टेन्स। बाकी एविडेंस तो आपको लेना ही लेना पड़ेगा, ध्यान रखना। इट इज जस्ट लाइक सांबर टू द इडली। इट इज जस्ट लाइक सांबर टू द इडली। मतलब सर सांबर कहीं ना कहीं इडली के साथ जरूरी तो है, इट इज नेसेसरी, बट क्या अकेले अकेले सांबर से पेट भर सकते हैं? नहीं सर, इडली उत्पम या डोसा तो खाना ही पड़ेगा, बट अकेले अकेले सांबर काफी नहीं है। तो इस फील को हमेशा साथ रख के चलना। अब सर पहला क्वेश्चन आता है आज का, क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम ऑब्टेन करें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी कि भाई जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन्होंने निभाई। मुझे बताओ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने क्या पढ़ी थी ऐसे 210 में? सर तीन रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ी थी कि कहीं ना कहीं ये प्रिपेयर प्रेजेंट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। दूसरी हमने पढ़ी थी ये डिजाइन इंप्लीमेंट और मेंटेन करेंगे इंटरनल कंट्रोल ताकि मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो। और जब ऑडिटर आएगा तो ऑडिटर को मिलेगा आउ। आउ का मतलब था ऑल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। तो यही बात यहां लिखी है, दे फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन टू द ऑडिटर। अब सर जब आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, इससे दो काम कर लेना, सपोर्ट द अदर ऑडिट एविडेंस एंड रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली। तो कहते हैं सबसे पहले सपोर्ट द अदर एविडेंस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड स्पेसिफिक असर्शन, जैसे कि कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशंस एंड क्लेम्स, इसको लेकर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले ली। या फिर रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली, चाहे रिप्रेजेंटेशन मिली या नहीं मिली। अगर नहीं मिलती तो क्या करते हैं? शुभम सर ने सिखाया था एट द एंड वी डिस्क्लेम अवर ओपिनियन। ये चीज और डिटेल में आ रही है इन द रिवीजन, साथ में बने रहो। अब सर अगली चीज हमने सीखी, ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी किससे है? सबसे पहले तो मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। टीसीडब्ल्यूजी का मतलब है जो कंपनी के सीईओ हैं, सीएफओ हैं, वो तो साइन करेंगे। साथ ही साथ मैनेजमेंट में वो मैनेजमेंट होनी चाहिए जिसको नॉलेज है, नॉलेज अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सेल्स मार्केटिंग एचआर वाली मैनेजमेंट के पास मत चले जाना, फाइनेंस वाली मैनेजमेंट के पास जाना है जिसको अकाउंटिंग की नॉलेज है। क्या ये बेसिक पॉइंट सबको क्लियर है? क्लियर है सर। अब आता है हमारा फेवरेट सवाल, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर ये क्या कहता है?
तीन मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले पीपीएफएस एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, यानी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरी चीज, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, और आखिरी में जब ऑडिटर आए तो उसको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड हो। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला पार्ट कवर करते हैं। देखो, ये कहता है हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है दैट मैनेजमेंट फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। सर, हम मैनेजमेंट से रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों मांग रहे हैं, मैनेजमेंट से क्यों पूछ रहे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन? क्योंकि उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंडक्टिंग द बिजनेस। तो जब उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उन्हीं के पास सफिशिएंट नॉलेज होगी, उन्हीं के पास सफिशिएंट नॉलेज होगी कि क्या प्रोसेस फॉलो हुआ फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब सर एक बात बताओ, क्या इनके पास सब एरियाज की नॉलेज होगी? मैंने कहा नहीं। इन सम केसेस मैनेजमेंट को इंक्वायरी करनी पड़ेगी अदर्स से। ये अदर्स वो हैं जो इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। सारे बच्चे बताओ कौन से वो इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है? मेरे साथ गाएंगे, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे हम। तो मैंने कहा क्या ये लोग हैं जिनसे हमको स्पेशलाइज्ड नॉलेज मिल सकती है? साईं। साईं का मतलब है सबसे पहले एस फॉर स्टाफ इंजीनियर। जो स्टाफ इंजीनियर है उसको पता है हमारी मशीनरी कितनी पॉल्यूशन जनरेट करती है, जितना पॉल्यूशन उतनी इन्वायरमेंटल लाइबिलिटी। सो इन्वायरमेंट लाइबिलिटी मेजरमेंट के लिए बंदा रिस्पॉन्सिबल है। गॉट इट सर। ए फॉर एक्चुअरी, ये भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर सम अकाउंटिंग मेजरमेंट लाइक ग्रेच्युटी की लाइबिलिटी। एंड आई फॉर इन हाउस लीगल काउंसिल। आई फॉर इन हाउस लीगल काउंसिल या बोल दो इंटरनल लीगल काउंसिल, जो भी आप प्रोविजन बनाते हो फॉर लीगल क्लेम, इसके बारे में इसको पता है। तो सर ये तो हो गया प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक बार लास्ट बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमें मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पीपीएफएस। मैनेजमेंट से क्यों लेनी है? बिकॉज मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, बिजनेस कंडक्ट करना। तो इन्हीं के पास सफिशिएंट नॉलेज होगी। क्या इनके पास हर एरिया की सफिशिएंट नॉलेज होगी? नहीं सर, कुछ एरियाज में इनको इंक्वायरी करनी पड़ेगी अदर्स से, जिन ऐसे इंडिविजुअल जो स्पेशलाइज नॉलेज रखते हैं, यानी साई। इसमें आ गया स्टाफ इंजीनियर, एक्चुअरी और आई फॉर इन हाउस लीगल काउंसिल। लास्ट में मैंने बोला कि कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया उसमें कंप्लीट ट्रांजैक्शन है, इसको लेकर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेना। प्लस जब ऑडिटर आया तो उसको भी ऑल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई। अगर आप अपने क्वेश्चन बैंक पे आओगे, तो आपके कौन कौन से क्वेश्चंस कवर हो गए? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। जो तीन बातें बात करी, ऑब्टेन, सपोर्ट, रिस्पॉन्ड, तीनों के तीनों यहां पे कवर हो जाते हैं। इसके बाद आपका जो एक और क्वेश्चन मैंने यहां पे कवर करा दिया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 एमटीपी May 24। सीधा सीधा सारे बच्चे क्वेश्चन रीड करो, पता चल जाएगा। कहता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में होती है अबाउट द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इन्वॉल्व्स कंफर्मेशन फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑल्सो अबाउट द कंप्लीटनेस ऑफ ट्रांजेक्शन एक्सप्लेन। कुछ नहीं करना, जो अभी आपको टॉपिक बताया वो उस बताना है। इसमें बस ये जो इंक्वायरी वाला पार्ट था ना, अदर्स एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जिसमें हमने साई की बात की थी, इस चीज को आईसीएआई ने इग्नोर किया। तो आप भी कहीं ना कहीं इग्नोर करके चल सकते हो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो सर ये साई वाली बात कब आएगी? ये कहीं ना कहीं साई वाली बात कब आएगी? इसके ऊपर हो सकता है इसे 3 नंबर का अलग से क्वेश्चन पूछ ले। कौन से ऐसे इंडिविजुअल है जिनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है जिससे मैनेजमेंट इंक्वायरी कर सकता है? क्या ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर है? कम ऑन, यस सर। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलने से पहले कुछ नोट्स हैं जो मैं आपको कवर कराना चाहता हूं। क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में मैनेजमेंट ऐसा लिख सकती है, टू द बेस्ट ऑफ अवर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन? यस सर। कहीं ना कहीं क्योंकि मैनेजमेंट को भी पूरा आइडिया नहीं है, कुछ एरियाज में वो दूसरों पे डिपेंडेंट है, जैसे जिनके पास वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज थी, स्टाफ इंजीनियर, एक्चुअरी और इन हाउस लीगल काउंसिल, तो हो सकता है उनसे कुछ इंफॉर्मेशन देने में दिक्कत हो गई हो। तो ये हमेशा ऐसा बोलेंगे, टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड बिलीफ। क्या ऑडिटर इस क्वालिफाइंग लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर सकता है? हाँ सर कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ये किसने रखी है? जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉलेज है अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब एक बात बताओ सर, अगर आपको इंश्योर करना है कि मैनेजमेंट ने जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दी दैट इज इन्फॉर्म्ड मतलब प्रॉपर इंफॉर्मेशन को कंसीडर करते हुए उन्होंने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दी है, तो आप कहीं ना कहीं उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि इंक्लूड कर दें इन देयर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दैट मैनेजमेंट मेड एप्रोप्रिएट इंक्वायरीज। जहां एप्रोप्रिएट इंक्वायरीज थी वो उन्होंने करी है। लास्ट में एक बात बताओ, क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नेसेसरी? डू यू थिंक इट इज नेसेसरी? आंसर इज यस। क्योंकि आप जो बाकी ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करते हो वो काफी नहीं है टू बिलीव कि मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, किसको लेके? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइडिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन टू द ऑडिटर। तो ये कहता है ऑडिटर कांट जज
solely on the other audit evidence whether management has prepared and presented the financial statement as per applicable FRF and provided the information to auditor on the basis of agreed acknowledgement and understanding. ये वही लैंग्वेज है, ये वही लैंग्वेज है कि मैनेजमेंट मानती है और मैनेजमेंट समझती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हम ऐसे 210 में पढ़ते हैं। तो सिंपल सी बात, आप बस इतना बोलो कि बाकी एविडेंस के बेसिस पे वी कैन नॉट जज कि मैनेजमेंट हैज फुलफिल्ड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट्स इट सर। इसी के ऊपर हमारे पास एक प्यारा सा क्वेश्चन भी है। सर कौन सा क्वेश्चन था जो अच्छा क्वेश्चन हमको मिला था? क्वेश्चन नंबर 4। सारे बच्चे एक बार देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। CAR गुरुमूर्ति ये ऑडिट करने वाला है। बिफोर द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट इसने मैनेजमेंट को बोला कि मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन चाहिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिलमेंट को लेके अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्लस आपने सारी इंफॉर्मेशन दिखाई हमको बताई है और कंप्लीट ट्रांजैक्शन दिखाई है। मैनेजमेंट कहती है कैसी फालतू के डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं नियर द कंप्लीशन, वाई द व्यू ऑफ द मैनेजमेंट इज नॉट प्रॉपर। तो आप सिंपल सी बात बोलो, जो हम बाकी ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करते हैं ड्यूरिंग द ऑडिट दैट इज नॉट सफिशिएंट टू नो अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमको मैनेजमेंट से कंफर्मेशन चाहिए कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। ठीक है सर। फिर हमने जो लाइन अभी नोट्स में पढ़ी कि ऑडिटर इज नॉट एबल टू जज सोली ऑन द बेसिस ऑफ अदर ऑडिट एविडेंस दैट मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। तो मैनेजमेंट अगर आपको रिफ्यूज करती है तो इसका इंप्लीकेशन क्या होगा? इसका इंप्लीकेशन बड़ा सिंपल है, इट कैन लीड टू डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, जो भी हम डिटेल में वापस रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है सर। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। सारे बच्चे बताओ सबसे अच्छा टॉपिक कौन सा? ये वाला। सबसे अच्छा टॉपिक कौन सा? ये वाला सर। रिकन्फर्मेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी लिख के दी थी एंगेजमेंट लेटर में, आप उसको रिकन्फर्म करोगे। आप उसको रिकन्फर्म करोगे। मैंने कहा किस केसेस में? 4 केसेस में। कौन कौन से 4 केसेस थे? समय बदल गया यानी ईयर बदल गया, लोग बदल गए, हालात बदल गए। कम ऑन, 3 चीजें बदल गई। ईयर बदल गया, लोग बदल गए, हालात बदल गए। और जब 3 चीजें बदल जाती हैं तो सर क्या हो जाती है? मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। कहीं ना कहीं इसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो समय बदल गया यानी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट वर एग्रीड इन द प्रीवियस ईयर, दोज हु साइंड द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट आर नो लॉन्गर हैविंग दोज रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी लोग बदल चुके हैं, पुरानी मैनेजमेंट जा चुकी है। तीसरा केस कहता है एनी चेंज इन द सर्कमस्टेंसेज। एंड फोर्थ पॉइंट कहता है बड़ी सिंपल सी बात, देयर इज द इंडिकेशन दैट मैनेजमेंट मिसअंडरस्टैंड्स इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर ये 4 केसेस होंगे तो आपको मैनेजमेंट से रिकन्फर्मेशन लेनी पड़ेगी अबाउट इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस पे ऑलरेडी आपके क्वेश्चन बैंक में डायरेक्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। दिसंबर 21 में आया, वापस एग्जाम में रिपीट हो सकता है। प्लीज इसको अच्छे से फोकस करके चलना। इसके बाद सर आते हैं अदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। अदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस क्या हो सकती है इन एडिशन टू द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी? कौन कौन से एरियाज है जिनको लेके आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो? सबसे पहले सर आप ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो कि जो मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट और अप्लाई करी क्या वो एप्रोप्रिएट थी। उसके बाद आप ये देखो क्या ये जो फॉलोइंग मैटर्स हैं दीज आर प्रॉपर्ली कंसिडर्ड एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। सर ये क्या क्या मैटर्स हैं? बड़े सिंपल है। जो भी एंटिटी पे लॉज एप्लीकेबल है, रेगुलेशंस एप्लीकेबल है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, एग्रीमेंट्स है, उनके अंदर जो भी एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर अकाउंटिंग हुई है कि नहीं। तो सपोज अगर इनकम टैक्स एक्ट कहता है टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए, तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टीडीएस पेबल आ रहा है कि नहीं। अगर रेंट एग्रीमेंट के हिसाब से रेंट पेबल है तो क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रही है कि नहीं, वो प्रॉपर्ली दिखना चाहिए। फिर मैनेजमेंट का जो प्लान और इंटेंशन है उसको भी कंसीडर करके चलना। सर क्यों? जो इनका प्लान और इंटेंशन होगा वो डिटरमाइन करेगा 2 चीजें, बुक वैल्यू और क्लासिफिकेशन ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट का इंटेंशन है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, मैं इसको नियर टर्म में बेचना चाहता हूं, तो इन्वेस्टमेंट कैसे क्लासिफाई होगी? सर इन्वेस्टमेंट क्लासिफाई होगी शॉर्ट टर्म, और AS 13 के हिसाब से फिर उसकी बुक वैल्यू भी डिटरमाइन होगी। देन सर लास्ट के 2 पॉइंट्स बात करते हैं एसेट और लायबिलिटी की। जो लायबिलिटीज है उनकी प्रॉपर अकाउंटिंग देख लेना, चाहे एक्चुअल लायबिलिटी हो चाहे कंटिजेंट लायबिलिटी हो। इसी तरह जो आपके एसेट्स है उनका देख लेना कि क्या टाइटल है, क्या एंटिटी उसकी टाइटल होल्ड करती है, प्लस व्हाट आर द एसेट्स प्लेज्ड एज कोलेटरल। कौन कौन से एसेट्स हैं जो प्लेज्ड एज कोलेटरल है। तो ये आपकी कुछ अलग अलग तरह की रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है। इसके लिए हमने एक मेमोरी ट्रिक रखी थी। सर क्या हम मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन किस चीज को लेंगे? सर मैनेजमेंट का ना एक छोटा सा बदमाश लड़का है, मैनेजमेंट का एक छोटा सा बदमाश लड़का है, उसको लेके रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेने। तो हम मैनेजमेंट को क्या बोलेंगे? तेरा लड़का या आपका लड़का? सर आपका लड़का, इज्जत से बात करेंगे। तो हम बोलेंगे आपका जो लड़का है ना, उसके प्लान्स और इंटेंशंस देख लो, उसके प्लान्स और इंटेंशन देख लो। अगर उसके अच्छे इंटेंशन है तो वो जिंदगी में आपका एसेट बनेगा, अगर उसके इंटेंशन खराब है तो
तो वो आपकी लायबिलिटी बनेगा। तो इससे आपके सारे के सारे पॉइंट्स दिमाग में आ जाएंगे। सर आपका मतलब क्या है? आपका मतलब है अकाउंटिंग पॉलिसी। लड़के का मतलब क्या है? मैंने कहा लड़के का मतलब है लॉज, रेगुलेशन, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। प्लान्स और इंटेंशंस का इंपैक्ट किस पे आता है? बुक वैल्यू और क्लासिफिकेशन ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स में 2 पॉइंट ध्यान रखना, टाइटल डीड्स ऑफ द एसेट्स एंड वेदर दे आर प्लेस्ड एज कोलेटरल। एंड आखिरी में लायबिलिटी। लायबिलिटी में दोनों लायबिलिटी की अकाउंटिंग देखनी है, चाहे एक्चुअल हो या कंटिंजेंट। डन 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 सर। अब इसके बाद हमने अगला टॉपिक पढ़ा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस अबाउट स्पेसिफिक असर्शन। यहां पे सर क्या कहता है, सारे बच्चे फोकस करके चलना। ये कहता है जब भी आप एविडेंस ले रहे हो अबाउट द जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट या मैनेजमेंट के इंटेंशन को आपने चेक करना है, तो आप क्या क्या चीजें कंसीडर करोगे? पास्ट हिस्ट्री, रीजंस, एबिलिटी। मां मुझे सब याद आ रहा है, मां मुझे सब याद आ रहा है। सर ये तीनों पॉइंट्स तो कहीं पढ़े पढ़े लग रहे हैं। कहां पढ़े थे? तो फटाफट आओ मेरे साथ, हमने इन पॉइंट्स को कवर किया था इंक्वायरी में। क्या आप बात कर रहे हो सर? हाँ, हमने इन सारे पॉइंट्स को एक साथ कवर किया था इंक्वायरी में। जल्दी से आओ मेरे साथ, दिखाता हूं मैं तुमको कहां पे थे ये पॉइंट्स। इंक्वायरी किथे गई? ये रही सर। तो मैंने कहा था आपको इंक्वायरी जो हमने पढ़ा था ऐसे 500 में कि इसमें 3 स्टेजेस होती है। पहली स्टेज में आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हो, दूसरी स्टेज में आप रिस्पॉन्स को इवेल्युएट करते हो, कुछ नया मिला, कुछ सपोर्टिंग मिला, कुछ कॉन्ट्राडिक्टिंग मिला। एंड थर्ड केस में जो मैनेजमेंट का इंटेंशन होता है उसको इवेल्युएट करने के लिए आप 3 चीजें अंडरस्टैंड करते थे। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट कह रही है हम 15% प्रॉफिट्स को एज अ बोनस देंगे टू एम्प्लॉइज, तो आप क्या क्या 3 चीजें अंडरस्टैंड करोगे? सर पैरा का मतलब है पास्ट हिस्ट्री ऑफ द मैनेजमेंट, क्या पहले भी ऐसा बोनस दिया है। उसके बाद रीजंस मतलब इतना बोनस देना क्यों है। एबिलिटी, क्या इतने फंड्स हैं कि व्हाट यू कैन से इतना बोनस दे पाए। तो तीनों चीजें आप इवेल्युएट करते थे। यही सेम टू सेम बात यहां पे लिखी हुई है। सारे बच्चे इधर फोकस करो, अरे इधर देखो। हाँ सर, तो जब भी बात होगी इंटेंशन चेक करने की, तो अगेन आप एंटिटी का पैरा चेक करोगे, पास्ट हिस्ट्री, रीजंस और एबिलिटी, प्लस कोई एनी अदर इंफॉर्मेशन है जो आपको लगता है इसको अफेक्ट कर सकते, तो उसका भी इंपैक्ट कंसिडर करके चलना। तो यहां आपके कितने टॉपिक्स कवर हो गए सर? जो हमने अभी रिसेंटली टॉपिक्स पढ़े, एक तो अदर रिप्रेजेंटेशन, दिस पार्ट इज कवर्ड। उसके अलावा कहीं ना कहीं आप मैनेजमेंट से ये भी रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो कि जितनी भी इंटरनल कंट्रोल्स में डेफिशिएंसीज थी जिसके बारे में मैनेजमेंट को पता है, वो उसने ऑडिटर को डिस्क्लोज कर दी। स्पेसिफिक असर्शन में इंटेंशन को लेकर आपने पैरा देखना है, प्लस एनी अदर इंफॉर्मेशन जो अगर आपको लगता है इनकंसिस्टेंट है विद मैनेजमेंट जजमेंट, उसको देख लेना। यहां आईसीए का एग्जांपल दे रखा है इन्वेस्टमेंट वाला, कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के इंटेंशन पे डिपेंड करता है कि इन्वेस्टमेंट कैसे वैल्यू होंगी एज पर AS 13। अगर लगता है इंटेंशन शॉर्ट टर्म का है तो करंट इन्वेस्टमेंट है, उस हिसाब से वैल्यू होगी। अगर लगता है लॉन्ग टर्म का इंपैक्ट है तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, उस हिसाब से फिर उसको वैल्यू किया जाएगा। सारे बच्चे पानी के 2 घूंट लगाओ और चैट बॉक्स पे लिखो रेडी। नाउ वी आर गोइंग टू कवर अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेट एंड पीरियड ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आस्क्ड इन May 24 एग्जाम। जल्दी से रेडी हो जाओ मित्रों। ऑल सेट सर। सबसे पहले डेट की बात करते हैं। मुझे बताओ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या है? नेसेसरी ऑडिट एविडेंस। क्या बिना एविडेंस के आप ओपिनियन दे सकते हो? नहीं सर। क्या बिना ओपिनियन के आप ऑडिट रिपोर्ट दे सकते हो? नहीं सर। तो एक बात तो पक्की है, पहले कौन आएगा, मुर्गा या अंडा? सर मुझे नहीं पता मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, बट इतना पता है यहां रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पहले आएगी, ऑडिट रिपोर्ट बाद में आएगी। तो आपने बोलना है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आर नेसेसरी एविडेंस, ओपिनियन कैनॉट बी गिवन, ऑडिट रिपोर्ट कैनॉट बी डेटेड बिफोर द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। तो मतलब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पहले, ऑडिट रिपोर्ट बाद में। अब सवाल है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कितना पास होनी चाहिए ऑडिट रिपोर्ट के? तो ये कहता है, आपने ऐसे 560 पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। हाँ सर। तो ऐसे 560 में हमने सीखा वी आर कंसर्न विद द इवेंट्स अप टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट विच रिक्वायर एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। सो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन शुड बी एज नियर एज प्रैक्टिकेबल बट नॉट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो सिंपल सी बात याद रखना, पास जितना बेहतर उतना। सारे बच्चे बोलो मेरे साथ, पास जितना बेहतर उतना, यानी एज नियर एज प्रैक्टिकेबल बट नॉट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। क्या डेट वाला पॉइंट क्लियर है? क्लियर है सर। अब बात करते हैं पीरियड की। हमारी बैलेंस शीट में दोनों पीरियड आते हैं, 31 मार्च 24, 31 मार्च 23। यानी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन शुड ऑल्सो बी फॉर ऑल द पीरियड्स रेफर्ड इन ऑडिट रिपोर्ट, ताकि मैनेजमेंट कहीं ना कहीं रिकन्फर्म कर सके, रीअफर्म कर सके जो उसने पुरानी रिप्रेजेंटेशन दी थी वो आज भी अप्रोप्रिएट है।
सर अब इसमें डालो एसके मसाला। एसके मसाला, मान लो मैनेजमेंट बदल गई, मैनेजमेंट बदल गई, पिछले साल मैनेजमेंट कोई और थी, इस साल मैनेजमेंट कोई और है, और जो नई मैनेजमेंट आई है कह रही है हम पुरानी चीजों को लेकर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्यों दें, हम तो सिर्फ इसी पीरियड की रिप्रेजेंटेशन देंगे। क्या ऐसा कहने से मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है? नहीं सर, मैनेजमेंट इज स्टिल रिस्पॉन्सिबल फॉर द फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल द पीरियड, तो आपको भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी पड़ेगी। तो देखो क्या कहता है, इफ द करंट मैनेजमेंट वाज नॉट प्रेजेंट ड्यूरिंग ऑल द पीरियड दे मे असर्ट दैट दे कांट प्रोवाइड द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि दे वर नॉट प्रेजेंट इन द प्रायर पीरियड। तो मैंने कहा तब भी लेना है, तब भी आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है। दिस डज नॉट डिमिनिश देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, स्टिल ऑडिटर शुड रिक्वेस्ट द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल द रेलिवेंट पीरियड्स। डील डन, डील डन सर। अब इसी के ऊपर हमने प्यारे प्यारे 2 क्वेश्चंस किए थे, फटाफट आ जाओ दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। कौन से क्वेश्चन थे सर? क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? मैनेजमेंट ऑफ पीक्यू लिमिटेड वॉज चेंज्ड ड्यूरिंग द पीरियड। क्या मैं बोल दूं ये वही है एसके मसाला? यस सर, कि मैनेजमेंट चेंज हो गई। मिस्टर जी जो ऑडिटर है उसको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन चाहिए थी, एंड वो कहीं ना कहीं डिलेमा में था, कंफ्यूजन में था अबाउट द डेट एंड पीरियड ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। फर्दर नई मैनेजमेंट कहती है कि हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन उसी दिन से देंगे जिस दिन हम मैनेजमेंट बने, हम प्रायर पीरियड की रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे। गाइड द ऑडिटर एंड द मैनेजमेंट इन दिस रिस्पेक्ट। तो कुछ नहीं करना, पहले सारी थ्योरी लिख दो डेट एंड पीरियड वाली, और आखिरी में लिखो मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल द पीरियड। तो हमको भी सारी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है। अब आ जाओ क्वेश्चन 7 पे। सीए मनोज इज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी, ही हैज कंप्लीटेड द ऑडिट एंड इशूड द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ 30th जून। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की डेट क्या है? 29th जून। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द डेट, तो डेट वाली थ्योरी आ जाएगी। बस इतना बताओ, क्या 29th जून 30th जून के पास है? हाँ सर है, तो दिस डेट इज एप्रोप्रिएट, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आरटीपी सितंबर 24 का भी क्वेश्चन हो गए। या डील डन, डन सर। अब अगला सवाल आता है फॉर्म ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन लेटर एड्रेस टू द ऑडिटर। इसके बाद मैंने आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा था, सर क्या? इधर देखो, अरे इधर देखो, अगर लॉ रेगुलेशन कहता है कि मैनेजमेंट को कुछ पब्लिक स्टेटमेंट देने हैं, पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां पे उन्होंने क्लियरली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रखी है, तो लॉजिकली सोच के बताना, जो बातें मैनेजमेंट ने ऑलरेडी पब्लिक स्टेटमेंट में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बता रखी है, उनको वापस रिप्रेजेंटेशन में लिखवाऊं क्या? उनको लेके वापस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लो क्या? नहीं सर, दिस शुड नॉट बी इंक्लूडेड अगेन इन द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है। अब सर सवाल आता है डाउट ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। डाउट ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन यानी मैनेजमेंट ने तो मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दी थी कि जितनी भी लिटिगेशंस एंड क्लेम्स है, जितने भी लिटिगेशंस एंड क्लेम्स है, हमने कंप्लीटली डिस्क्लोज करी है। बट जो एंटिटी का एक्सटर्नल लीगल काउंसिल है ना, उससे जब मैंने डायरेक्ट कम्युनिकेशन करी तो उसने कहा आपकी लिस्ट इनकम्प्लीट है, उसने कहा आपकी लिस्ट इनकम्प्लीट है। तो सर क्या हो सकता है? या तो मैनेजमेंट ने लिस्ट बनाने में बेवकूफी करी, इन्होंने सावधानी से लिस्ट नहीं बनाई, या फिर मैनेजमेंट झूठी है, या फिर मैनेजमेंट झूठी यानी इनके अंदर इंटीग्रिटी और एथिक्स की कमी है। तो सारे बच्चे देखना, अगर आपकी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इनकंसिस्टेंट है विद अदर एविडेंस, यू विल ट्राई टू रिजॉल्व द मैटर। या देखो हम अच्छे लोग हैं, हम अच्छे लोग हैं, कहीं ना कहीं हम मैटर को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बट फिर भी अगर मैटर अनरिजॉल्व रह जाता है तो हम रिकंसीडर करेंगे असेसमेंट ऑफ डिलीजेंस, इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस, यहां पे एंड की जगह ना और लिख दो, और एथिकल वैल्यू। यानी कहीं ना कहीं या तो इनकी डिलीजेंस में कमी थी, इन्होंने तमीज से काम नहीं किया, या फिर काम तो तमीज से किया बट ये लोग झूठे हैं। तो आप रिकंसीडर करोगे असेसमेंट ऑफ डाइस। डाइस का मतलब है डिलीजेंस, इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस और एथिकल वैल्यू। अब सर जब मैनेजमेंट ऐसी है, डाइस ऑफ द मैनेजमेंट, जब मैनेजमेंट ऐसी है तो बोलो मेरे साथ, बाकी रिप्रेजेंटेशंस कैसी होंगी और बाकी एविडेंस तो कैसे कैसे होंगे? तो आप बोलो डिटरमाइन द इफेक्ट ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशंस, ओरल और रिटर्न एंड ऑडिट एविडेंस इन जनरल। और इस सब के बाद अगर लगता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिलायबल नहीं है, हम इनकी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे भरोसा नहीं कर सकते, तो क्या मैं बोल दूं इसका फील इज लाइक, जब आप इनकी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे भरोसा नहीं कर सकते तो बाकी एविडेंस पे भी कैसे भरोसा करोगे? अब जिस चीज पे भरोसा ही नहीं है उसकी एग्जिस्टेंस भी किस काम की? इट इज जस्ट लाइक आपको ऑडिट एविडेंस मिला ही नहीं और कहीं ना कहीं पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नहीं मिला, तो इंपैक्ट इज परवेसिव। तो जब एविडेंस नहीं मिला तो कंक्लूजन किस बात का, और कंक्लूजन नहीं है तो ओपिनियन किस बात का? तो सिंपल सी बात है, अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज नॉट रिलायबल, इसे कहते हैं ओवर थिंकिंग, ठीक है, कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में भरोसा नहीं है, इट इज एज गुड एज एविडेंस ही नहीं है, तो चुपचाप ओपिनियन मत दो।
तो इफ द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज नॉट रिलायबल, take appropriate action. That means effect on the audit opinion and report, that is disclaimer of opinion. क्या पूरा का पूरा पार्ट क्लियर है? यस सर. तो इसी की मैंने शॉर्ट समरी दे रखी है. जब भी इनकंसिस्टेंसी मिले, रिजॉल्व द मैटर. इफ इट इज स्टिल अनरिजॉल्व, रिकंसिडर द डाइस. डाइस बोले तो सारे बच्चे बोलो मेरे साथ, डिलीजेंस, इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस एंड द एथिकल वैल्यूज. प्लस मैनेजमेंट ऐसी है तो इसकी बाकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होंगी, तो और अदर एविडेंस तो कैसे कैसे होंगे. और आखिरी में क्या बोला, consider the impact on audit opinion in the report, that is disclaimer of opinion. सर मैंने कहा हाँ सर, मैनेजमेंट ना कह रही है मैं सिर्फ बोलूंगी लिख के नहीं दूंगी, मैं सिर्फ बोलूंगी लिख के नहीं दूंगी. तो अगर एक बात बताओ, कोई बंदा बोल रहा है लिख के नहीं दे रहा, तो क्या वो मन से साफ है या मन से चोर है? सर मन से चोर है. तो आप बोलोगे कि जिस एंटिटी की इंटीग्रिटी को देख के मैंने उसको एक्सेप्ट किया था, अब मैं उसकी इंटीग्रिटी को रिवैल्यूएट करूंगा, यानी इसके अंदर इंटीग्रिटी नहीं है. तो अगर मैनेजमेंट का मैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रही, तो सबसे पहले तो इनसे डिस्कस करो भाई क्यों नहीं दे रहे. देन इनकी इंटीग्रिटी पे सवाल उठाओ कि तुम बहुत अच्छे लोग बन रहे थे ना, तुम लोग लुच्चे हो. सारे बच्चे बोलो तुम बहुत लुच्चे हो. तो सारे बच्चे बोलेंगे री इवेल्युएट द इंटीग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट. अगेन मैनेजमेंट ऐसी है तो बाकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होंगी और एविडेंस तो कैसे कैसे होंगे. एंड थर्ड स्टेज में जैसी आपने बात बोली, आप सीधा बोलो टेक एप्रोप्रिएट एक्शन, मतलब इफेक्ट ऑन द ऑडिट ओपिनियन इन रिपोर्ट, दैट इज डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एज पर एसए 705. अच्छा, क्या यहां पे बोलोगे ऑल्टरनेट प्रोसीजर? नो सर, मैनेजमेंट का कोई ऑल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है, तो ऑल्टरनेट प्रोसीजर जैसी चीज यहां पे नहीं आएगी. इसी के साथ मित्रों SA 580 with all the questions done. सारे बच्चे बताओ क्या सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? पक्का क्लियर है बॉस? क्लियर है सर. अच्छा, जो मैंने आपको रिलायबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन वाली बात बताई, इसके ऊपर अभी रिसेंटली आईसीएआई ने क्वेश्चन पूछा था सर कहां, MTP Jan 25 में. तो एक बार फटाफट इस क्वेश्चन को भी देख लो तो और मजा आ जाएगा. देन रैप अप करते हैं. ये कहता है ऑडिट हो रहा था और सीए जैक को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मिली कि भाई जितने भी इंस्टेंसेस है ऑफ द नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, उनको हमने कंसीडर कर लिया इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है सर. उसके बाद जब ये ऑडिट कर रहा था तो इसको पता चला मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन इनकंप्लीट है. तो जब भी ऐसा होगा तो देयर इज अ डाउट ऑन रिलायबिलिटी. तो बताओ क्या करें? कुछ नहीं करना, जो मैंने आपको थ्योरी लिखाई है वही करना है. जब भी इनकंसिस्टेंसी मिलेगी, रिजॉल्व द मैटर. इफ इट इज अनरिजॉल्व, रीअसेस द डाइस. डाइस मतलब डिलीजेंस, इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस, एथिकल वैल्यू. मैनेजमेंट ऐसी है तो रिप्रेजेंटेशन कैसी होंगी, ऑडिट एविडेंस कैसा कैसा होगा. अगर लगता है अनरिलायबल है तो इंपैक्ट ऑन ओपिनियन, दैट इज डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. इस पूरे के पूरे पार्ट को लिखने के बाद बस फैक्ट्स ऑफ केस से रिलेट करके बस इतना बोल देना कि कहीं ना कहीं हम इसका इंपैक्ट डाइस पे देखेंगे एंड रिलायबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशंस एंड एविडेंस. नमस्ते. तो फुल डिटेलिंग के साथ हेयर दे और ऐसे इज कंप्लीटेड. आई होप यू एंजॉयड दिस स्टैंडर्ड. कहीं ना कहीं अच्छा वाला कंफर्ट आ गया होगा. अब क्या करना है सर? बस इसी तरह पढ़ते रहना है, इसी तरह मन लगाकर पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है और फिर अपनी जीत पक्की है. कभी भी हल्का भी डीमोटिवेटेड फील करो, बस ये याद रखना सर क्या हम जो कोर्स कर रहे हैं सर, इसकी पास परसेंटेज 15 to 20% रहती है. 15 to 20% रहती है. तो अगर आज आप मेहनत कर रहे हो ना, तो कभी भी घबराना मत, आप उस टॉप 15 to 20% में आने वाले हो. आपकी जीत पक्की है. बस इसी तरह खुशी खुशी मन लगाकर पढ़ते रहो. खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे. अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो डू लाइक इट एंड यस स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस. लगे रहो मित्रों, लगे रहो.